बफर तक हो गया था। हाँ तो लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी तो दिए थे। क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, याद है? हाँ सर, नहीं बन रहा था। क्या क्वेश्चन था बता सकते हो? 1 मिनट रुकना तो। हेलो हेलो। यस सर। हाँ बोलिए। हाँ मैं कॉल करता हूँ कुछ देर में आपको। नहीं नहीं, स्टूडेंट नहीं। ठीक है ठीक। हाँ हेलो। यस सर। चलो क्वेश्चन क्या था, ये बेसिक बफर का हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो बेसिक बफर का पीओएच का फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे। इन केस ऑफ बेसिक बफर हैंडरसन इक्वेशन यूज करोगे तो पीओएच का फॉर्मूला क्या आया था, बताओ तो जल्दी फटाफट बोलो। पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग बेस 10 है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सॉरी कॉन्जुगेट एसिड आएगा इस केस में, डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस। यही था फॉर्मूला। हाँ सर। ये पीओएच निकालने का था, और पीएच अगर तुमको निकालना है तो पीएच में क्या करते हैं हम लोग, 14 माइनस पीओएच कर देते हैं। पीएच अगर फाइंड आउट करना है तो जनरली 25 डिग्री पे ही करते हैं हम लोग। तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। तो ये हमारा यहाँ से पीएच आ जाएगा। क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में दिए थे तुम लोगों को कि दो सॉल्यूशन था, एक NH4OH था, ठीक है। NH4OH का कितना लिया गया था, 0.2 मोलर और 500 ml, प्लस इसमें हम लोग HCl मिक्स किए हैं और HCl ऐड किए हैं। HCl का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और 200 ml। यही क्वेश्चन था क्या? हाँ और सर। के बी NH4OH का KB का वैल्यू दिया गया था हम लोगों को, दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁵। ये NH4OH का KB है, ठीक है। यही सेम क्वेश्चन था, बताओ बताओ जल्दी। इसका हाँ सर। पीएच यस। फाइंड आउट, पीएच फाइंड आउट करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन में देखोगे तो ये डायरेक्ट बफर का एग्जांपल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बेसिक बफर की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एक वीक बेस प्रेजेंट होना चाहिए। वीक बेस तो हमको यहाँ पे मिल रहा है, बट इस वीक बेस का एक हमको कॉन्जुगेट एसिड भी प्रेजेंट होना चाहिए साथ में। तो डायरेक्टली अभी कॉन्जुगेट एसिड तो इसका दिख नहीं रहा है। ये जो टूटेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, OH माइनस ये लूज करेगा, NH4+, यही होगा ना इसका कॉन्जुगेट एसिड। तो इसका कॉन्जुगेट एसिड तो अभी प्रेजेंट है नहीं, वीक बेस प्रेजेंट है बट कॉन्जुगेट एसिड इसका प्रेजेंट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखो जब इसका रिएक्शन कराओगे, यहाँ पे रिएक्शन कराना होगा हमको, ठीक है। रिएक्शन कराने के बाद देखना क्या मिलेगा। एक इनडायरेक्ट बफर का ये केस हो गया, इनडायरेक्ट बेसिक बफर का। तो रिएक्शन अगर कराओगे इसको तो देखो NH4OH प्लस HCl, तो ये प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे, देखो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है ये। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा NH4Cl और प्लस H2O, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। अब यहाँ पे देखो, अब तुम लोग को बताए थे ये बेसिक बफर किस केस में एक्ट कर पाएगा, जब उस सॉल्यूशन में रिएक्शन होने के बाद क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए। NH4OH बचा हुआ रहना चाहिए और NH4Cl से यहाँ से इसका, ये जब टूटेगा तो NH4+ और Cl- में टूटेगा। तो यहाँ से इसका कॉन्जुगेट एसिड हमको, इस बेस का कॉन्जुगेट एसिड मिल जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में अगर ये दोनों प्रेजेंट होगा, रिएक्शन के बाद ये दोनों अगर प्रेजेंट होगा, तो फिर हम लोग इसको डेफिनेटली बोल सकते हैं कि ये बेसिक बफर है।
ठीक है, तो अब देखते हैं जो जो डेटा दिया गया हम लोगों को उससे फाइंड आउट करते हैं कि ये प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। ऑब्वियसली हो रहा होगा, तभी तो हमको ये बफर का पीएच निकालने बोला गया है। ठीक है, तो देखो इसका इनिशियल जो मोल्स है, इनिशियल मोल्स इसका कितना हो जाएगा NH4OH का। इसका मोलैरिटी हमको गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, तो मोल्स निकालना है। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो एन अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है हमको, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम हम लोग कर देंगे। बताओ, बोलो। यस सर। तो यहाँ पे एक्चुअली देखो ये मिलीलीटर में है, तो इसमें लीटर में जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा। ठीक है, क्योंकि हम इस केस में तब मिली मोल्स के टर्म में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, ये जो एन आ रहा है ये मिली मोल्स के टर्म में है। ठीक है, मोल्स नहीं आ रहा है क्योंकि वॉल्यूम हम लोग मिलीलीटर में ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये मिली मोल्स। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना, वो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम है ना। तो मिलीमोल्स के टर्म में आ जाएगा, तो देखो इसका NH4OH का मिलीमोल्स कितना हो जाएगा, 0.2 इंटू 500 कर दोगे। ठीक है, तो 0.2 इंटू 500 ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो 100 मिलीमोल्स इनिशियल इसका। HCl का कितना मिलीमोल्स होगा इनिशियल, 0.1 इंटू 200 करोगे, तो 0.1 इंटू 200 ये 20 हो गया, और ये दोनों 0 0 है इनिशियली। ठीक है, अब तुमको ये फाइंड आउट करना है एन फाइनल, फाइनल कितना बचा हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखो जब यहाँ पे हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन देख रहे हैं, ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्योंकि वन बैलेंस करने के बाद हम लोग देख रहे हैं क्या रेशियो कितना है सबका, 1:1 का रेशियो है। तो अगर यहाँ पे 1 मोल HCl लोगे तो 1 मोल NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर 20 मोल HCl लिए हैं तो ये कितने, 20 मिली मोल्स इनफैक्ट, तो ये कितने मिली मोल्स ऑफ NH4OH के साथ रिएक्ट करेगा, 20 के साथ ही रिएक्ट करेगा। समझ रहे हो। तो यहाँ पे डेटा देखने से भी हमको पता चल रहा है कि ये NH4OH जो है ये एक्सेस में प्रेजेंट है, तो ये बचा हुआ कितना रह जाएगा, 100 माइनस 20। ये तो पूरा पूरा खत्म हो गया 20। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये 80 मिलीमोल्स बचा हुआ है। NH4Cl कितना फॉर्म करेगा, बताओ, NH4Cl कितना फॉर्म करेगा। हेलो, 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 आवाज आ रहा है क्या। आदित्य, हेलो, 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 हेलो। अरे आवाज आ रहा है आदित्य। यस सर, आ रहा है। आ रहा है ना अभी आवाज, कोई रिप्लाई करो जल्दी से। यस सर, आ रहा है। हम्म, तो यहाँ पे हम ये पूछ रहे थे, अगर ये 20 मिलीमोल्स रिएक्ट कर गया तो NH4Cl कितना फॉर्म करेगा, ये बता सकते हो कोई, NH4Cl कितना फॉर्म करेगा। अरे ये 1:1 का रेशियो है, तो अगर ये 1 मोल रिएक्ट करता है तो ये 1 मोल फॉर्म करेगा। तो ये अगर 20 मोल रिएक्ट किया तो ये कितना फॉर्म करेगा NH4Cl, 20 मोल। तो 20 मिलीमोल्स ही फॉर्म करेगा ना।
वही तो पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो ये 20 मिलीमोल्स ये बच गया फाइनल, और ये 80 मिलीमोल्स। तब देखो इस सॉल्यूशन में हमको NH4OH भी मिल गया और NH4Cl भी मिल गया, तो ऑब्वियसली ये बेसिक बफर की तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग को एक्चुअली इसका कंसेंट्रेशन चाहिए NH4OH का, क्योंकि यही हम लोग यूज करेंगे बेस के जगह पे, हम लोग यही NH4OH का कंसेंट्रेशन चाहिए हमको। तो NH4OH का कंसेंट्रेशन कितना है, देखो मिलीमोल्स इसका 80 बचा हुआ है, और डिवाइडेड बाय मिलीलीटर कितना है बताओ। टोटल वॉल्यूम कितना आ जाएगा यहाँ पे? 100। ऐड कर दो दोनों को। 100 है। 500 NH4OH का लिया गया है ना, 500 ml, और HCl का 200 ml, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 7। 700 ml। हाँ, तो 700 ml हो गया ना। ठीक है, तो ये चीज है। यहाँ पे मिलीलीटर में ही डील कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिलीमोल्स के टर्म में है, तो वो वॉल्यूम ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम लोग लीटर में भी कन्वर्ट करके करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। तो ये NH4OH का कंसेंट्रेशन हो गया। इसी तरह बताओ यहाँ पे NH4Cl का कंसेंट्रेशन कितना होगा, ये बता सकते हो? 20/700 यही हो जाएगा ना, क्योंकि इसका 20 मिलीमोल्स फॉर्म हुआ है और 700 वॉल्यूम है टोटल। तो अब यहाँ पे देखना, हम लोग एक्चुअली जब पीओएच निकालेंगे तो पीओएच का फॉर्मूला क्या है? पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ कॉन्जुगेट एसिड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ बेस, यही तो चाहिए हमको। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, पीकेबी कितना दिया हुआ है इसका? 10⁻⁻5। केबी का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻⁻5। तो यहाँ से पीकेबी आ गया, पीकेबी का वैल्यू 5 हो गया। 5 हो गया ना। यस सर। तो पीकेबी यहाँ से 5 हो गया। Sir, your voice is not coming. सर आवाज नहीं आ रही है।
कॉन्जुगेट एसिड का कंसेंट्रेशन कितना होगा? जो NH4Cl का कंसेंट्रेशन है वही तो हो गया ना। यहाँ पे देखोगे NH4Cl ये टूटेगा ना NH4 प्लस और Cl माइनस में, तो जितना NH4Cl का कंसेंट्रेशन होगा वही तो NH4 प्लस का कंसेंट्रेशन होगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% आयोनाइज होता है। तो अगर ये 1 मोल टूटा तो ये 1 मोल फॉर्म करेगा, ये भी 1 मोल फॉर्म करेगा। तो इसका कंसेंट्रेशन 20/700 है, तो ये भी कितना फॉर्म करेगा? 20/700 ही फॉर्म करेगा। बात समझ रहे हो? हाँ सर। तो इसको सॉल्व करो अब। 5 प्लस लॉग 10 1/4 है, तो log 1/4 का वैल्यू इसको लिख सकते हैं हम लोग, log 1 माइनस log 4। बोलो। यस सर। तो यस सर, तो अब क्या ये सब सॉल्व करके नहीं बताओगे? log 1 का वैल्यू 0 होता है, 0 माइनस log 4 है, तो 0 माइनस log 4 ये log 4 ही बच जाएगा। log 4 का वैल्यू कितना होता है? log 4 का वैल्यू कितना होगा? 0.6। 0.6, तो 5 माइनस 0.6 ये देखो 4.4। अब ये 4.4 POH आया है क्वेश्चन में तुमसे, ठीक है? ये चीज ध्यान देना, आंसर डायरेक्ट 4.4 मत मार देना, ठीक है? ये एक्चुअली क्या है? POH आया है, बेसिक बफर है ना, तो बेसिक बफर में POH निकलेगा, ठीक है? अब क्वेश्चन में तुमसे पीएच पूछा गया है, तो पीएच निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? हमको पता है कि पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे ही पूछा जाएगा, तो ये इक्वल टू 14 होता है। तो यहाँ से हमको पीएच निकालना है, तो पीएच इज इक्वल टू 14 माइनस पीओएच। पीओएच हमारा आया है 4.4, तो 14 माइनस 4.4, ये आंसर कितना हो जाएगा? 9.6। समझ में आ गया बात? हम्म। यस सर, आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को एसिडिक बफर में कराए थे, फिर भी तुम लोग नहीं ये सब करके रखते हो, मतलब ट्राई भी करते हो तुम लोग, कैसे ही मतलब क्लास में पहुंच जाते हो। बनाने का कौन कौन ट्राई किया था बताओ तो? नोट्स मतलब निकाल के पढ़ते भी हो या नहीं, जो चैप्टर चल रहा है क्लास में? हेलो, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। अभी भी डाउट है किसी को? हम्म। हेलो। नो सर। चलो, अब इसमें से एक ये हो गया बफर सॉल्यूशन। हम लोग दो टाइप के बफर होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ये देख चुके हैं। इसमें एक होता है, जैसे एक टर्म आता है बफर कैपेसिटी, ठीक है? वो बफर कैपेसिटी का जरूरत इसलिए पड़ता है क्योंकि वो हमको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कौन सा बेटर बफर है, ठीक है? तो उसके लिए बफर कैपेसिटी हमको जानना पड़ेगा। तो बफर कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? इसको हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus or OH minus ions which changes the pH of buffer by unity। ये डेफिनेशन हुआ कि किसी भी बफर सॉल्यूशन का अगर हमको pH 1 मोल से चेंज करना है, यूनिटी मतलब pH 1 से चेंज करना है, तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस या OH माइनस ऐड करने होंगे ताकि उसका pH जो है 1 से चेंज हो जाए, 1 से चेंज हो जाए, ठीक है? तो जैसे मान लो एक ले रहे हैं सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन ए, और दूसरा है बफर सॉल्यूशन बी, ठीक है? तो बफर कैपेसिटी को देखो, इसको फाई से डिनोट किया जाता है,
तो इसका ये डेल्टा पीएच लिख रहा है, मतलब चेंज इन पीएच, 1 से पीएच चेंज करना है, और इसका चेंज इन पीएच जो है डेल्टा पीएच, इसको भी 1 से चेंज करना है। ठीक है, तो 1 से चेंज करने के लिए जैसे मान लो एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें 0.2 मोल HCl अगर हम लोग ऐड कर दिए तो इसका पीएच 1 से चेंज हो गया। लेकिन इसका अगर पीएच हमको 1 से चेंज करना है तो 0.4 मोल, मान लो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग 0.4 मोल HCl ऐड कर रहे हैं, तब जाके इसका पीएच जो है 1 से चेंज हो रहा है। और पहले वाले सॉल्यूशन में हम लोग 0.2 मोल ही HCl ऐड करने पे उसका पीएच 1 से चेंज हो गया। तो इसका मतलब सॉल्यूशन ए का जो बफर कैपेसिटी हो जाएगा फाई ऑफ ए, दैट विल बी 0.2 हो जाएगा, और फाई ऑफ बी बफर कैपेसिटी बी का क्या हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बफर कैपेसिटी हो गया ए और बी का। अब अगर हमसे पूछा जाए कि ए और बी में कौन ज्यादा अच्छा बफर है, तो बता सकते हो? तो ज्यादा अच्छा बफर कौन सा होगा, बफर सॉल्यूशन कौन सा ज्यादा अच्छा होगा, ए होगा या बी होगा? बताओ तो। अगर तुमको बफर कैपेसिटी का मतलब समझ में आ गया होगा तो इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बेटर बफर होगा। बोलो, ए और बी में कौन सा बेटर बफर लग रहा है? सर बी। बी बेटर बफर है। हाँ, क्योंकि देखो बफर सॉल्यूशन का जब डेफिनेशन बताए थे तो बफर सॉल्यूशन वैसा सॉल्यूशन होता है जो अपने पीएच में चेंज को क्या करेगा, रेजिस्ट करता है। जब हम लोग उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिक्स करते हैं तो अपने पीएच में चेंज नहीं होने देता, या चेंज इन पीएच को वो अपोज करता है हमेशा। तो किसी भी बफर सॉल्यूशन में अगर हम लोग एसिड या बेस मिला रहे हैं तो जितना ज्यादा उसका क्वांटिटी ऐड करने पे पीएच में चेंज होगा उतना बेटर बफर है। तो देख रहे हो ना, ये पहले वाले सॉल्यूशन में देखो 0.2 मोल ही HCl डालने पे इसका पीएच 1 से चेंज हो गया, लेकिन सेकंड वाले सॉल्यूशन में 0.4 मोल मतलब उससे दुगना HCl जब हम लोग मिला रहे हैं तब जाके उसका पीएच जो है 1 से चेंज हो रहा है। इसका मतलब कौन ज्यादा अपोज कर रहा है, पीएच के चेंज को अपोज कौन ज्यादा कर रहा है? जिसमें कि ज्यादा एसिड मिलाने पे उसका पीएच चेंज हो रहा है, पीएच चेंज दोनों का सेम से ही हो रहा है। ठीक है, बट इस केस में क्या है, दुगना हमको HCl ऐड करना पड़ रहा है तब जाके पीएच में उतना चेंज हो रहा है। इसका मतलब सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन बी जो है वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है अपने चेंज इन पीएच को, वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है। इसका मतलब बफर कैपेसिटी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उसका वो बफर सॉल्यूशन उतना ही बेटर बफर होगा। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बफर कैपेसिटी देखो, इसका 0.2 है, इसका 0.4 है, तो बफर कैपेसिटी मतलब फाई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो सॉल्यूशन जो है मोर बेटर बफर, उतना ही अच्छा बफर होगा वो। ठीक है, बात समझे या नहीं? यस सर, समझ गए। तो वही चीज है। तो ये बफर कैपेसिटी का जरूरत पड़ता है हमको बेटर बफर डिसाइड करने में। तो बफर कैपेसिटी का फॉर्मूला ऐसा भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, कितना मोल्स ऑफ H प्लस और OH माइनस हम लोग ऐड किए डिवाइडेड बाय चेंज इन पीएच, और कितना पीएच में चेंज आया, तो उसी का जब रेशियो लोगे ये बफर कैपेसिटी होता है। ठीक है, जिसको कि फाई से डिनोट किया जाता है। तो बफर कैपेसिटी फाई का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो बफर जो होगा उतना ही अच्छा होगा, और फाई का वैल्यू जितना कम बफर उतना ही मतलब वीक बफर होगा, वो अच्छा बफर नहीं होगा। ठीक है, देख लो। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम्म। नो सर।
लिख लियो यहाँ तक सब लोग? यस सर, लिख लिया। चलो, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ये यहाँ हम लोग का एसिड और बेस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। एसिड को भी डिटेल में हम लोग कर लिए, बेस को भी कर लिए, ठीक है। उसका बफर सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ लिए। नेक्स्ट जो है अब सॉल्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सॉल्ट का तीसरा जो टॉपिक है ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से रिलेटेड है। मतलब सॉल्ट का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस समझते हो? सॉल्ट का जब एक्वस सॉल्यूशन बना होगा, हाइड्रोलिसिस मतलब पानी से जब वो कंबाइन करता है, वाटर के H+ या OH- से कंबाइन करता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। मतलब सॉल्ट के जो आयंस होंगे और वाटर के जो आयंस होंगे H+ और OH-, तो उनका जब कॉम्बिनेशन होता है ना, तो इनको बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में क्या है, द आयंस ऑफ द सॉल्ट शुड कंबाइन विथ, ठीक है, सॉल्ट के जो आयंस हैं शुड कंबाइन विथ H+ और OH- आयंस ऑफ वाटर। तो अगर ये प्रोसेस हो रहा है, सॉल्ट के आयंस जो है वाटर के H+ या OH- से कंबाइन कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अब सॉल्ट्स जो है टोटल 4 टाइप के, यहाँ पे 4 पॉसिबल सॉल्ट हैं, क्योंकि एसिड जो है हमारा 2 टाइप होगा, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हो सकता है, एक वीक एसिड हो सकता है। और बेस भी हमारा 2 टाइप का होगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा और दूसरा वीक बेस होगा। तो उसके बेसिस पे टोटल 4 टाइप्स के सॉल्ट फॉर्म होंगे। 4 टाइप्स के सॉल्ट कौन कौन से पॉसिबल होंगे? क्योंकि देखो सॉल्ट हम लोग पढ़ चुके हैं कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कब होता है, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही सॉल्ट फॉर्म होता है ना, पढ़े हो ना? एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर देता है। तो पहला जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा, तो हम लोग देख रहे हैं ये एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं और बेस स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप, एसिड को वीक कर देते हैं, ठीक है। तो WA मतलब ये एसिड वीक ले लिए और बेस स्ट्रॉन्ग ही रहने देते हैं, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। तीसरा, एसिड स्ट्रॉन्ग रहने देते हैं, बेस को वीक कर देते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। और चौथा, दोनों वीक हो जाए, एसिड भी वीक और बेस भी वीक। टोटल यही 4 पॉसिबिलिटी हैं सॉल्ट का फॉर्मेशन का, बताओ, बोलो। एसिड प्लस बेस जो है ये आपस में रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है। तो इसमें एसिड 2 टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड होगा। उसी तरह बेस भी 2 टाइप का हो सकता है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस। बोलो। यस सर। तो टोटल ये 4 पॉसिबिलिटी आ गए, 4 केसेस आ गए। तो इन्हीं चारों केसेस का हमको हाइड्रोलिसिस देखना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, जो एक एक करके सारे केस लेंगे। तो पहला वाला जो केस है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का केस, इससे जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के रिएक्शन से जो सॉल्ट फॉर्म करेगा, इनमें देखोगे ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है। मतलब इसमें जो सॉल्ट बनेगा उनके आयंस जो हैं वो वाटर के H+ या OH- से कंबाइन नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो केस है, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ सॉल्ट है, उससे जो सॉल्ट ऑब्टेन होगा वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वो हम लोग आगे रीजन देखने वाले हैं। तो पहला वाला जो सॉल्ट होगा वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। बाकी तीनों सॉल्ट जो हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तीनों टाइप के सॉल्ट जो होंगे वो सारे हाइड्रोलिसिस शो करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग को देखना है इसका इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट वाला केस जो लिए हैं वो हाइड्रोलिसिस शो क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट केस पे मूव करेंगे। तो पहला वाला जो केस है फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो इससे जो सॉल्ट बनेगा, ठीक है, वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, होगा। और ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेगा कौन सा सॉल्ट बनेगा, बताओ? NaCl। NaCl बन गया। तो NaCl जो सॉल्ट है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है ना। अब यहाँ पे बताएं कि फर्स्ट वाला जो केस है
जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा, नो हाइड्रोलिसिस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हाइड्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कि सॉल्ट के जो आयंस हैं वो वाटर के H+ या OH- से कंबाइन करना चाहिए, वाटर का H+ या OH- से रिएक्ट होना चाहिए। अगर वो रिएक्ट नहीं कर रहा है इसका मतलब वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। तो देखो NaCl से यहाँ पे आयंस का क्या मिलेगा? Na+ आयन मिलेगा और Cl- आयन मिलेगा, यही मिलेगा। NaCl जब आयोनाइज होगा या डिसोसिएट करेगा तो Na+ और Cl- यही तो देगा, ठीक है। अब वाटर का जो आयंस है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? H+ और OH- आयंस। वाटर में तो यही आयंस प्रेजेंट होगा, H+ या फिर OH- आयंस। अब देखो, अब यहाँ पे जो Na+ लोग हैं तो Na+ जो है पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो ये किससे रिएक्ट करेगा? वाटर के नेगेटिवली चार्ज से रिएक्शन होना चाहिए, इसका होना चाहिए ना, हाँ क्योंकि ये Na+ जो है ये H+ से कंबाइन करेगा क्या? नहीं। क्योंकि दोनों सेम पॉजिटिवली चार्ज वाले का रिएक्शन होगा क्या कभी भी? कॉम्बिनेशन होगा, अपोजिट चार्ज होना चाहिए ना उसके लिए। तो यहाँ पे देखो, ये Na+ अगर हम लोग ले लिए तो ये वाटर का जो नेगेटिवली चार्ज है OH- आयन इसके साथ कंबाइन करना चाहिए, लेकिन ये कंबाइन करेगा क्या? बताओ तो, ये कंबाइन करके NaOH बनाएगा क्या? बोलो, ये NaOH बनेगा या नहीं बनेगा? हम्म, हेलो, नहीं बनेगा। क्यों? आप ही तो बोले ऊपर हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अरे तो उसका रीजन होता है ना, बोलने से हो जाता है सर। वही तो रीजन पूछ रहे हैं, क्यों नहीं होगा? Na+ जो है OH- से कंबाइन करके NaOH क्यों नहीं बनाएगा? ये सब ऑलरेडी फर्स्ट क्लास में ही डिस्कस सर किया हुआ। क्योंकि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो हाँ, फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो ये अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो स्ट्रॉन्ग बेस हमेशा ये क्या होगा? ये वापस देखोगे ये पूरा पूरा NaOH बना भी तो ये पूरा NaOH टूट के फिर Na+ और OH- में आ गया। NaOH के फॉर्म में ये नहीं रह सकता है क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस का हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो 100% आयोनाइज होता है। तो नियरली ये पूरा पूरा 100% ये रिएक्शन फिर से किस में चला जाएगा? बैकवर्ड। समझ रहे हो? नियरली 100% ये रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये NaOH के फॉर्म में रह पाएगा क्या? नो सर। नहीं। उसी तरह Cl- है, तो ये Cl- यहाँ पे H+ से कंबाइन करके ये HCl, ये बनेगा क्या HCl? बताओ। नहीं सर, ये भी नहीं बनेगा। क्योंकि ये क्या है, अब HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये भी रिएक्शन क्या होगा? ये पूरा पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो HCl के फॉर्म में रह ही नहीं सकता है, वो पूरा पूरा बैकवर्ड चला जाएगा 100%, वो नियरली 100% ये बैकवर्ड चला जाएगा, और ये H+ और Cl- के फॉर्म में ही रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सॉल्ट के जो आयंस हैं Na+ और Cl- वो वाटर के H+ या OH- से कंबाइन करके कोई नया प्रोडक्ट नहीं दे पा रहे हैं। कोई नया प्रोडक्ट मिल रहा है हमको? NaOH या फिर HCl मिल रहा है क्या? बताओ। नहीं सर, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो हाइड्रोलिसिस शो नहीं करेगा। हाइड्रोलिसिस अगर शो करता तो सॉल्ट के जो आयंस हैं वो वाटर के H+ या OH- से कंबाइन करके वहां पे एक नया प्रोडक्ट हमको मिलना चाहिए था, ठीक है, जो कि इस केस में नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये हाइड्रोलिसिस शो नहीं करता है। बात समझ में आ गया क्यों नहीं करता यस है? सर। चलो, तो ये फर्स्ट केस है। सेकंड वाला हम लोग लेते हैं। सेकंड जो है वो है वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो ये अब हाइड्रोलिसिस शो करेगा, ठीक है। तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे वीक एसिड ले लेते हैं HCOH, फॉर्मिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH ले लिया, ठीक है। तो देखो ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा?
सॉल्ट कौन सा बनेगा, HCONA, सोडियम फॉर्मेट और प्लस वाटर। ठीक है, तो ये सॉल्ट बना। अब देखोगे यहाँ पे सॉल्ट के जो आयंस हैं, सॉल्ट का आयंस क्या मिलेगा तुमको, बताओ। सॉल्ट का आयंस क्या क्या यहाँ पे फॉर्म करेगा, बताओ तो। Na+ और HCOO-। HCO-, फॉर्मेट आयन। अब यहाँ बताओ इन दोनों में से, और वाटर का यहाँ पे अवेलेबल है H+ और OH- आयन। अब इन दोनों आयंस में कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस शो करेगा, Na+ हाइड्रोलिसिस शो करेगा या HCO- हाइड्रोलिसिस शो करेगा? कौन सा आयन हाइड्रोलिसिस शो करेगा, बताओ तो। HCOH। HCOOH। सर HCOO- और H+ का हाइड्रोलिसिस शो होगा, हाँ क्योंकि Na+ क्योंकि और OH- मिला के फिर से स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। हाँ, तो Na+ जो है OH- के साथ कंबाइन करके वो NaOH दे ही नहीं सकता है, क्योंकि वो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा, वो उस डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगा। तो Na+ तो ये हाइड्रोलिसिस तो शो नहीं कर पाएगा, लेकिन HCO- ये जो फॉर्मेट आयन है, ये जो है H+ के साथ कंबाइन करके ये एक वीक एसिड बनाएगा, और यहाँ पे ये हाइड्रोलिसिस शो कर सकता है। तो ये जो आयन है ये हाइड्रोलिसिस यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस में हम लोग उस आयन का रिएक्शन लिखते हैं वाटर के H+ या OH- से, जो कि हाइड्रोलिसिस शो कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि Na+ जो है हाइड्रोलिसिस शो नहीं कर पाएगा। तो हाइड्रोलिसिस Na+ नहीं शो करेगा, तो कौन सा आयन शो कर रहा है यहाँ पे, HCO-। और HCO- किससे कंबाइन करेगा, वाटर के H+ के साथ कंबाइन करेगा, और H+ के साथ कंबाइन करके देखो तो ये क्या प्रोडक्ट देगा, HCOOH। ठीक है, फॉर्मिक एसिड मिल गया, और प्लस वाटर के ये H+ से कंबाइन किया है, तो वाटर का OH- तो बचा हुआ है ना यहाँ पे, समझ रहे हो बात। यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये एक्चुअली H2O के फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये वाटर के H+ से कंबाइन कर गया तो HCOH बना गया, और वाटर का OH- यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हेलो। यस सर। अब ये बताना तुम लोग, ये सॉल्यूशन जो होगा ओवरऑल एसिडिक होगा या बेसिक होगा, बता सकते हो। ये जो अब एसिड यहाँ पे बना है ये वीक एसिड है हमारा, ये जो एसिड आया ये वीक एसिड बन रहा है, और जो NaOH लिए हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट होगा वो स्लाइटली क्या होगा, एसिडिक होगा या बेसिक होगा। उसका जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिक होगा या एसिडिक होगा, बता सकते हो। कौन सा नेचर ज्यादा है उसमें, बेसिक नेचर। बेसिक नेचर ज्यादा, तो सॉल्यूशन भी क्या होगा, बेसिक होगा। बेसिक होगा। सॉल्यूशन विल बी बेसिक। तो अगर बेसिक सॉल्यूशन है इसका मतलब इसका जो pH आने वाला है ये >7 आने वाला है। कितना बेसिक होगा वो नहीं बता सकते हम लोग, बट ये हम लोग जरूर बोल सकते हैं कि इसका pH जो होने वाला है वो >7 होने वाला है। समझ रहे हो बात। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिख रहे हैं, तब जैसे एसिड और बेस में हम लोग K और Kb लिखते थे, याद है। डिसोसिएशन कांस्टेंट एसिड में Ka आता था और बेस में डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb आता था। सॉल्ट के केस में हम लोग KH लिखेंगे, ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। सॉल्ट के केस में हम लोग क्या लिखते हैं, KH। ठीक है, हेलो। यस सर। तो सॉल्ट के केस में आएगा KH, और उसका एक्सप्रेशन जैसे एसिड और बेस में एक्सप्रेशन लिखते थे सेम वैसा ही आएगा। एक्सप्रेशन देखो यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ HCOOH, हाइड्रोलिसिस इक्वेशन जो है उसी से हम लोग लिख रहे हैं, और कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयंस डिवाइडेड बाय
कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस। यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन लेना है क्या? वाटर का कंसंट्रेशन लेना है या नहीं लेना है? कंसिडर करते थे पहले हम लोग, बताओ। एसिड या बेस का जब भी लिखते थे तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन आता था क्या? बताओ। हेलो हेलो। यस सर। यहाँ जो KH है ये है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, ठीक है, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ सॉल्ट। और यहाँ H जो है ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जैसे अल्फा हम लोग यूज करते थे ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, यहाँ पे H यूज करेंगे, स्मॉल h, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। और KH जो है ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है। तो ये सॉल्ट के लिए ये टर्म यूज करना है हम लोगों को, ठीक है। तो ये KH का एक्सप्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, अब ये एक वीक एसिड आया हमारा HCOH। तो HCOH अगर वीक एसिड है तो इसका भी एक इक्विलिब्रियम यहाँ पे बन रहा होगा। इक्विलिब्रियम क्या बन रहा होगा? वीक एसिड है हमको पता है, तो ये पूरा पूरा डिसोसिएट नहीं करेगा, मतलब पूरा पूरा आयनाइज नहीं करेगा। ये क्या बनाएगा? HCOO माइनस और H प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जब K लिखोगे तो K का एक्सप्रेशन इसका क्या आएगा? HCOO माइनस और सॉरी यहाँ पे क्या आ गया, ये H प्लस होगा ना, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड HCOOH, ठीक है यहाँ तक? बोलो हेलो हेलो। यस आवाज आ सर। रहा है? यहाँ तक लिख लियो सब लोग? लिख लियो यहाँ तक? सर 1 मिनट लिख रहे हैं। अब ये अगर समझ में आ गया तो यहाँ देखो KH और K इन दोनों का एक्सप्रेशन हो गया। यहाँ पे एक काम करो, KH और K को मल्टीप्लाई कर दो, देखो तो क्या मिलेगा हमको। KH इंटू K मल्टीप्लाई करके बताओ क्या मिलेगा प्रोडक्ट, फटाफट बताओ। H प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। तो ये जो कंसंट्रेशन है H प्लस और OH माइनस का, इसको हम लोग KW लिखते हैं। वाटर का आयोनाइजेशन कांस्टेंट यही तो होता था, होता यस था ये। सर। तो इसको हम लोग KW से रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया? KH इंटू K इज इक्वल टू KW। आ गया ये? बताओ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो यहाँ तक दिक्कत है? आगे बढ़े? यस सर। चलो
अब यहाँ पे ध्यान देना, ये तो हमारा KH और KA का रिलेशन आया, KH इंटू KA इज इक्वल टू KW। एक्चुअली हमको PH के लिए वर्कआउट करना है। तो यहाँ पे देखो, ये जो हम लोग जैसे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में करते थे, इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस जो बताया है, वो इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस लिखो पहले। ये हमारा इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस है, ठीक है। तो ये इक्वेशन ऑफ हाइड्रोलिसिस को यहाँ पे फिर से लिखो, HCO माइनस H2O, ठीक है। ये क्या प्रोडक्ट बना रहा है, HCOOH और प्लस OH माइनस, ठीक है। इनिशियल कंसेंट्रेशन यहाँ पे देखो, इनिशियल कंसेंट्रेशन तुमको HCOO माइनस का दिया रहेगा, क्योंकि जो सॉल्ट है उस सॉल्ट से तुमको इनिशियल कंसेंट्रेशन मान लो इसका C दिया हुआ है, इनिशियल कंसेंट्रेशन इसका C है, ठीक है। ये सब 0 0 है, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इस आयन का हाइड्रोलिसिस का डिग्री H है। जैसे डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अल्फा लेते थे ना हम लोग, यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बात करेंगे हम लोग, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस यहाँ पे H है, ठीक है। तो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे बताओ तो, C इंटू 1 माइनस H लिख सकते हैं हम लोग। जैसे C इंटू 1 माइनस अल्फा होता था, वहां पे C इंटू 1 माइनस H हो जाएगा। हेलो, ठीक है। यस सर, ठीक है। ये वाटर का देखो, वाटर का कांस्टेंट होता है, तो इसलिए वाटर का एज्यूम नहीं करते हम लोग, वाटर का कांस्टेंट ही रहेगा, तो वाटर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो उसमें वाटर का कंसंट्रेशन तो आता ही नहीं है। तो C इंटू 1 माइनस H, और ये HCOH कितना फॉर्म करेगा, CH, और ये भी CH फॉर्म करेगा इतना। अब KH का एक्सप्रेशन देखो, KH का जो एक्सप्रेशन था हमारा, ये क्या था, HCOH का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन बाय कंसंट्रेशन ऑफ HCOO माइनस का कंसंट्रेशन, यही था। तो यहां से देखो KH इज इक्वल टू HCOH का कंसंट्रेशन कितना है, CH, इधर भी OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना है, CH, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया, C इंटू 1 माइनस H, ठीक है। अब जैसा ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में तुम लोग को यहाँ बताए थे, उसी तरह जैसे अल्फा मच मच लेस देन 1 होता था ना, वही अप्रोक्सीमेशन लेते थे ना, याद है। यस सर। तो उसी तरह यहाँ भी डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो होगा ना, ये इनका हाइड्रोलिसिस बहुत ही कम होगा, मतलब 1 के रेस्पेक्ट में ये जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट H का वैल्यू है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये H का वैल्यू जो होगा ना 1 के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, मच मच लेस देन 1। तो अगर H का वैल्यू 1 से बहुत ही कम है, तो इसका मतलब क्या अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं हम लोग, 1 माइनस H इज नियरली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। तो वही अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे यूज करो, देखो। तो KH इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ देखो 1 माइनस H की जगह 1 पुट कर दोगे और C कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, CH स्क्वायर हो गया। यहाँ से H का वैल्यू क्या हो गया, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH बाय C हो गया, H इज इक्वल टू अंडर रूट KH बाय C, यही आया, बताओ बताओ जल्दी। यस सर। अब यहाँ पे ध्यान देना तुम लोग, इस सॉल्यूशन में OH माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है, क्योंकि बेसिक है ना ये, ओवरऑल बेसिक होने वाला है, क्योंकि हमको फाइनली OH माइनस मिल रहा है, तो बेसिक सॉल्यूशन है, इसका कंसेंट्रेशन कितना है देखो तो, CH, OH माइनस का कंसेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे हमको कितना मिल रहा है, C इंटू H, यही मिल रहा है। यस सर। तो हमको pH निकालना है, अल्टीमेटली हमको pH फाइंड आउट करना है, तो pH फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या चाहिए, H प्लस का कंसेंट्रेशन चाहिए होगा। तो अगर OH माइनस का कंसेंट्रेशन हमको पता है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं बताओ तो। OH माइनस का कंसेंट्रेशन अगर पता है, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ये रिलेशन से H प्लस और OH माइनस का कंसेंट्रेशन, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, KW के इक्वल होता है, बताओ।
H प्लस और OH माइनस का प्रोडक्ट जब लोगे तो वो KW का इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ सर होगा। तो यहाँ से H प्लस का कंसेंट्रेशन हमको फाइंड आउट करना है, OH माइनस का दिया हुआ है, तो H प्लस का क्या हो जाएगा? देखो तो KW बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH माइनस हो जाएगा जो कि CH है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। चलो, तो हमको pH फाइंड आउट करना है, तो pH फाइंड आउट करना है तो हमको H प्लस का कंसेंट्रेशन चाहिए, तो H प्लस का कंसेंट्रेशन देखो क्या हो गया, H प्लस का कंसेंट्रेशन हो गया KW बाय CH। अब देखो यहाँ पे H का भी हमको फॉर्मूला पता है, H का भी वैल्यू हमको पता है, फाइंड आउट कर चुके हैं यहाँ से। H का वैल्यू क्या है? अंडर रूट KH बाय C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? C इंटू अंडर रूट KH बाय C। तो देखो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करके देखो ये H प्लस आ गया, यहाँ से KW बाय क्या हो जाएगा? हम्म, क्या बचेगा बताओ? और यहाँ पे एक और रिलेशन हमको पता है ऊपर, क्या रिलेशन पता है? KH इंटू KA इक्वल टू KW, ये रिलेशन पता है अपने को? C इंटू अंडर रूट ये KH हुआ, ये रिलेशन पता है या नहीं? हेलो, यस सर। तो यहाँ से देखो KH को हमको एक्चुअली रिप्लेस करना है, तो KH के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग? KW बाई KA पुट कर सकते हैं KH के जगह पे। तो KH के जगह पे पुट कर दो, देखो KH के जगह पे हम लोग पुट कर दिए, ये हो गया अंडर रूट C इंटू ये हो गया KW बाय KA। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, तुम लोग सिंप्लीफाई करके देखो क्या आ रहा है, मेरे को सिंप्लीफाई करके बताओ क्या बचेगा। KW by C into KA। तो रूट सिंप्लीफाई, रूट अंडर KWA by C। KW इंटू KA बाय C, यही बचेगा। यस सर। तो ये हमारा H प्लस आ गया फाइनली, जो हमको याद रखना है, डायरेक्ट ये याद रखना है, ठीक है। तो ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जो हाइड्रोलिसिस करते हैं उसका जब पीएच हमको फाइंड आउट करना होगा, तो पीएच फाइंड आउट करने के लिए H प्लस का कंसेंट्रेशन चाहिए। H प्लस का कंसेंट्रेशन क्या आ जाएगा? अंडर रूट KW इंटू KA बाय C। KW वाटर का तुमको पता है 10⁻⁻14 होता है 25 डिग्री पे। K उस एसिड का तुमको K दिया रहेगा, और C जो है इनिशियल कंसेंट्रेशन है किसका? किसका इनिशियल कंसेंट्रेशन है C? ये जो कॉन्जुगेट बेस होगा ना उस एसिड का, उस एसिड के कॉन्जुगेट बेस का ये इनिशियल कंसेंट्रेशन है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से तुम्हारा डायरेक्ट H प्लस मिल जाएगा, और H प्लस अगर मिल गया हमको तो पीएच फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग। पीएच क्या हो गया? माइनस लॉग इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस, हो जाएगा? बताओ। यस सर। हाँ, तो एक ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखोगे, और H का भी वैल्यू डायरेक्ट याद रखोगे, अंडर रूट KH बाय C हम लोग करते हैं, ठीक है, ये KH बाय C तो सब केस में आएगा,
और ये रिलेशन KW, यहाँ पे ये इस केस में क्या रिलेशन था, KH इंटू KA इज इक्वल टू KW, ठीक है, ये रिलेशन। ये 3 चीज ये याद रखना। ये किसके लिए है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस का जो सॉल्ट है उसका ये हाइड्रोलिसिस क्वेश्चन आया है। तो इसका जो पीएच तुम फाइंड आउट करोगे, देखोगे इस केस में जो पीएच आएगा ना, जो सॉल्ट वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ, इसका पीएच जो होगा स्लाइटली बेसिक होगा, मतलब ग्रेटर देन 7 आने वाला है, ठीक है। तो ये जब कैलकुलेशन करोगे तो ग्रेटर देन 7 आएगा। ठीक है, लिख लियो यहाँ तक। हेलो, यस सर, लिख लिया। चलो तो ये एक बार देख लेना तुम लोग, ठीक है, डेरिवेशन कैसे डिराइव किए हैं ये एक बार देख लेना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। स्कूल एग्जाम्स में तुम्हारा पूछा जा सकता है डेरिवेशन, ऐसे कंपटीशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है H+ का, ठीक है, लेकिन स्कूल एग्जाम्स के लिए तुम लोग का डेरिवेशन पूछा जा सकता है, इसलिए एक बार देख लेना। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है, बेसिक स्टेप्स ध्यान रखो कैसे कैसे करना है, एक बार देखोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस इसके हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार प्रोसेस देख लेना और खुद से ट्राई करना, एक बार खुद से डिराइव करने का, बात समझ रहे हो। एक बार देख लेना अच्छे से कैसे कैसे हो रहा है सारा प्रोसेस, उसके बाद एक बार खुद से भी डिराइव करने का कॉपी में कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको। कोई दिक्कत है बताओ, लिख लियो ना सब लोग इतना। यस सर, लिख लिया। चलो तो इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में इसको डील करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। यस सर। चलो।